नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, किसान की खेती ही उसकी शक्ति होती है। किसान की खेती ही उसकी भक्ति भी होती है। किसान खेत में अनाज पैदा करके देश का पेट भरता है। ऐसे देशभक्त किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन नमन करता है। साथ ही साथ ये वादा भी करते हैं कि हम हर डगर पर आपका साथ निभाने के लिए आपके पीछे ही खड़े हैं। तो चलिए इसी दिशा में एक और कदम उठाते हैं और देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। चना फसल के रकबे में बढ़ोतरी, 64 लाख हेक्टेयर में नर्मदा जल से होगी सिंचाई। हर खेत तक पानी पहुंचाने में प्रदेश की अनुकरणीय पहल। मसूर में माहों की रोकथाम, गेहूं का कंडुआ रोग से बचाव। देश में इस साल चना की फसल कुछ रकबा पिछले साल के मुकाबले 1.5% बढ़ा है। इस साल कुछ 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर चने की फसल लगी है। पिछले साल के मुकाबले महाराष्ट्र और कर्नाटक में चने का कुल क्षेत्र बढ़ा है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में चना फसल का कुल रकबा 27.5% बढ़ा है। वहीं कर्नाटक में चने की फसल का कुल क्षेत्र 43.5% बढ़ा है। दूसरी तरफ चने के सबसे उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र 28 लाख हेक्टेयर से घटकर 27 लाख हेक्टेयर रह गया है। देश के दूसरे बड़े चना उत्पादक राज्य राजस्थान में फसल का कुल रकबा 2% से घटकर 12,04,000 हेक्टेयर रह गया है। प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल की बूंद बूंद का उपयोग किया जाएगा। निर्धारित कार्य समय सीमा में हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई परियोजना वार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि प्रदेश को आवंटित जल से वर्ष 2024 तक 64,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल 42,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं निर्मित एवं निर्माणाधीन है। हर खेत तक पानी पहुंचाने में प्रदेश की अनुकरणीय पहल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। हर जिले की सिंचाई योजना बनेगी। हर खेत को पानी देने में प्रदेश देश में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री प्रशासन अकादमी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिलों के सिंचाई प्लान बनाने संबंधी 2 दिवसीय कार्य योजना के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें भारत सरकार के कई विषय विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के जिलाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भी देश में पहले नंबर पर रहेगा। उन्होंने सभी जिलों का सिंचाई प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि के अलावा राज्य अपने संसाधन से भी धनराशि खर्च करेगा। आसमान में बादल छाने पर कई दिनों तक कोहरा रहने से मसूर की फसल को माहों से काफ़ी नुकसान होता है। इस कीट के प्रौढ़ एवं शिशु दोनों ही पौधों के कोमल भाग पर पत्तियां एवं तनों में रस चूसते हैं, जिससे पौधे पीले पड़ने लगते हैं। अंत में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फास्पामिडान 300 मिली अथवा मिथाइल डेमेटार 500 मिली किसी एक दवा का 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यक होने पर 15 से 20 दिन में पुनः छिड़काव करना चाहिए। गेहूं की फसल को कंडुआ रोग से काफ़ी नुकसान होता है। यह बीज जनित रोग है। रोगी पौधों की बालियां कुछ पहले निकाल आती हैं। इन बालियों में दाने की जगह काले चूर्ण बन जाता है। रोगी पौधों में बालियों के निकलने से पूर्व ऊपरी पत्ती पीली हो जाती है। यह हवा के झोंकों के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। रोग जनित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए एवं रोग रोधी किस्मों को ही लगाना चाहिए। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधों की बाली को कागज अथवा पॉलीथीन से ढककर खेत से निकाल देने से वे नष्ट हो जाते हैं। प्रमुख मसाला फसल धनिया का उत्पादन कुछ बातों को ध्यान में रखकर बढ़ाया जा सकता है। धनिया का पाले से बचाव के लिए बुआई नवंबर के द्वितीय सप्ताह में करें तथा गंधक अम्ल 1% का छिड़काव शाम को करें। धनिया की खेती उपजाऊ भूमि में करें। तनाव वर्ण एवं चूर्णील असीता प्रतिरोधी उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। उकटा, तनाव वर्ण, चूर्णील असीता जैसे रोगों को समेकित नियंत्रण लाभकारी रहता है। खरपतवारों का प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रण करें। भूमि में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करें। 4 सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं पर करना चाहिए। धनिया की कटाई उपयुक्त अवस्था पर करें एवं छाया में सुखाएं।
तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती के में इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले ज्वार। बैतूल में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1318 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1354 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1308 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1326 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1299 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं खरगोन में ज्वार का न्यूनतम भाव रहा 1285 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 1310 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं कपास के भाव। सेंधवा में न्यूनतम भाव रहा 4150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4570 रुपए प्रति क्विंटल। बीकन गांव में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4166 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4750 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 3990 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4400 रुपए प्रति क्विंटल। खेतिया मंडी में कपास का न्यूनतम भाव रहा 4250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4920 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में सरसों। आगर मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 2800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल। बीना में न्यूनतम भाव रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3750 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 3300 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं नीमच मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 4073 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यदि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाए तो इससे एक अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। हमारे जीवन और खेती में हमारा पशुधन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे भी भारतीय कृषि को पशुधन के बिना पंगु माना जाता है। पशुपालन के व्यवसाय में किस प्रकार से और अधिक लाभ कमाया जा सकता है, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं सुरेश चंद्र कांटवा, पशु चिकित्सक, कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से। नमस्कार किसान भाइयों, आज खेती के साथ साथ हमें पशुपालन करना भी अति आवश्यक हो गया है। जैसे कि पर्यावरण बदल रहा है, उसके साथ साथ किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए समन्वित कृषि करने के लिए हमें
पशुपालन करना अति आवश्यक हो गया है। और पशुपालन अगर हम करते हैं तो उसमें 4 बातों का अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें पहला है पशु की नस्ल। अगर पशु की नस्ल अच्छी होगी तो दुग्ध उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा है उसका खाद्यान्न, यानी कि उसकी भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था अगर हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो 70 से 80% जो खर्चा होता है पशुपालन में वो उसके आहार प्रबंधन पे होता है। और आहार प्रबंधन अगर हम सही से करते हैं तो दुग्ध उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। आहार प्रबंधन करने के लिए पशु को जीवन निर्वाह करने के लिए उसके वजन का 3% भाग, यानी 100 किलो का अगर जानवर है तो उसको 3 किलो ड्राई मैटर आवश्यक है, जिसमें हमें सूखा चारा, हरा चारा और दाना तीनों का मिश्रण करके उसमें मिनरल मिक्सर और विटामिन्स का घोल मिला के देना आवश्यक है। हम सूखे चारे के रूप में गेहूं का बगदा ये है वो दे सकते हैं। हरे चारे के रूप में अगर सीजनल बात करें तो सर्द ऋतु में हम बरसीम, जई, उसके साथ साथ हम मक्खन घास का उपयोग कर सकते हैं, मक्का का उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में हम सोरगम यानी कि मक्का और उसके साथ साथ ज्वार के साथ साथ चौला का उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम बरबटी के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक घास कुल की और एक दलहन कुल की, जिसमें घास कुल की जो हैं उनको 50% और दाल कुल की जो फसलें हैं उनका 50% मिश्रण देके हम उनको पूर्ति करें। दाने के रूप में हम प्रतिदिन एक पशु को 2 किलोग्राम उसको जीवन निर्वाह के लिए और 2.5 लीटर दूध उत्पादन पे 1 किलोग्राम उसको हम अतिरिक्त दाना खिलाएं। उसके साथ साथ हम एजोला भी उसको 50 ग्राम, 250 ग्राम गीला और 50 ग्राम हम उसको जानवर को सूखे रूप में भी खिला सकते हैं। उसका उत्पादन हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बहुवर्षीय घासों का उपयोग करते हैं तो नेपियर घास का उपयोग कर सकते हैं, गिन्नी घास का उपयोग कर सकते हैं। उनको भी हम लगाते हैं तो पूरे साल भर उनसे हमें उत्पादन मिलता रहता है और उसका उपयोग अगर हम करते हैं। इसके साथ साथ ही जो गाभिन पशु रहता है उसको लास्ट के 2 महीने में हमें अतिरिक्त आहार देने की आवश्यकता रहती है, जिससे उसके बच्चे का अच्छा विकास होता है और जनने में यानी कि ब्याने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त दाना भी खिलाने की आवश्यकता है और 50 ग्राम मिनरल मिक्सर प्रतिदिन पशु को आहार के रूप में हमें देने की आवश्यकता है। सप्ताह में 2 या 3 दिन हमें 20 से 25 ग्राम जो नमक आता है उसको भी हमें खिलाने की आवश्यकता रहती है। अगर हम संतुलित मात्रा में आहार बना के पशु को खिलाएंगे तो अधिक दुग्ध उत्पादन हम ले सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ज़्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं का रखरखाव भी अच्छा करना चाहिए, साफ़ सफाई भी अच्छी रखनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको बीमारियों का भी हमें मैनेजमेंट रखना चाहिए, प्रबंधन रखना चाहिए। उसके लिए हमें टीकाकरण समय से करवाना चाहिए। जैसे मुख्यतः उसमें खुरपका मुंहपका रोग है, उसका साल में 2 बार टीकाकरण होता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में। और जो गलगोटू है और इकटंगिया है उसका टीकाकरण मई जून में यानी वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले टीकाकरण होता है। विभाग की तरफ से जो टीकाकरण होता है वो 2 रुपये की पर्ची काट के किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को टीकाकरण करवा लेना चाहिए। हर पशु का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। उसके साथ साथ हमें डिवॉर्मिंग भी करना अति आवश्यक है। हर 4 माह में 1 बार यानी कि डिवॉर्मिंग की गोली हमें खिलाने की आवश्यकता है। अगर इतना करेंगे तो पशुपालक भाई अच्छा अपना दुग्ध उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन
कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आपकी अथक मेहनत ही है जो कृषि का क्षेत्र नित नए उन्नति के आयाम छू रहा है। आप ही हैं जो उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके सफलता के नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम ऐसा है जिसके अंदर लगातार आपको ऐसे ही सफल किसानों से मिलवाया जाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में एक और अध्याय जोड़ते हैं और मिलवाते हैं आपको एक सफल किसान से। किसान भाइयों राम राम। मैं जो खेती पहले जो करता था तो क्या होता था कि जैसे कि हमें ये कुछ भी पता नहीं था कि हम क्या डालें इस चीज़ में और इस खेत में क्या डालें कि ताकि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। और अब हमने ये उर्वरक डालना शुरू कर दिया, तब से खेती की मिट्टी तक खराब होने लगी और खाने का स्वाद भी बदल गया। तो मैंने धीरे धीरे जब मेरे को कुछ जानकारी मिली जैसे कि ब्लॉक से, CIA से, तो मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों को खेती को धंधा बनाया जाए, परंतु हम लोग ऐसे हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं डाली जाती खेतों में वो भी हम डालने लगे हैं, इसलिए हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोरी का कारण एक ही है कि यदि बीज सही मात्रा में गिरे, मट्टी का परीक्षण हो, सही मात्रा में उसमें खाद और बीज मिले तो वो पर्याप्त फसल देगी। और जिस चीज़ की कमी नहीं है और वो चीज़ हम दिए जाएंगे तो हमें पर्याप्त फसल कहाँ से मिलेगी। मैं मट्टी परीक्षण हर वर्ष करवाता हूँ, जिसमें जिंक या फास्फोरस की जो कमी होती है उसको उस हिसाब से डाल के पूर्ति करता हूँ। तो मैंने अभी गेहूं की फसल जो लगाई थी पिछले वर्ष, जो आत्मा योजना से दिया था SRI पद्धति से, उसमें 105 और 107 वाले निकली और मेरे को पुरस्कार भी मिला। निकुंज श्रीवास्तव ने सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार दिया और CIA से मेरे को 3-4 बार शील्डें भी मिली। तो ये क्यों मिली? उनके कहने के आधार पे, जैसे कि उनने जो हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया, हम उनके आधार से यदि खेती करने लगे तो मेरे को प्रॉफिट तो हुआ ही, परंतु थोड़ा सा आराम घर में भी मिला। क्यों मिला? कि सब मिलके साथ में खुश हो के नहीं खेती में काम करने लगे। नहीं तो जैसे कि कम फसल आती थी, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता था, तो हम धीरे धीरे क्या करते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था तो कोई किधर जाए कोई किधर जाए, खेती में भी सही काम नहीं हो पाता था। आज खेती सबसे बड़ी चीज़ है। यदि किसान मिट्टी को यदि पकड़ के नहीं चलेगा और बीज, ये दो चीज़ पे ध्यान कम देगा तो फसल पर्याप्त कभी नहीं मिल सकती। क्यों? कि बीज उपचार करना, बीज को देखना कि ये अंकुरित भी होता या नहीं। किसान ऐसा नहीं सोचता, जाते से ही खेत में चाहे कटा हो चाहे पीटा हो और बोना शुरू कर देता। मैंने 50 किलो या 100 किलो एकड़ बो दिया, इससे कोई काम नहीं चलता है। आप बीज अच्छी गुणवत्ता का होगा तो खेती में फसल भी पर्याप्त मिलेगी। और पर्याप्त मिलने के अलावा हमारे
आजू बाजू में जो हम बगीचा जो गार्डन जो लगाते हैं, इसमें भी वर्मी कंपोस्ट यदि दिया जाए और उसके फल को खाया जाए तो हम आधी से ज़्यादा बीमारियों को तो दूर भगा सकते हैं। तो किसान ही कुछ एक ऐसा इंसान है कि जो कि हम तो घर की ही भगा सकते हैं। यदि फसल पैदा करेंगे तो कम लोगों का ही बीमारी दूर कर सकते हैं। यदि पूरे किसान यदि सुधर जाएं तो पूरे हिंदुस्तान को ही आधी से ज़्यादा बीमारियों को दूर कर सकता है। ये मैंने देख चुका हूँ और ये कर चुका हूँ कि वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है, ऐसी दवा है कि जो कि बुनियादी ये जड़ से करती है काम, पेड़ पे नहीं करती है काम। आप देते हो पेड़ों में पत्ती के ऊपर के पत्ती खा रही है, पत्ती से क्या होने वाला है? यदि पेड़ में यदि जान होगी और पेड़ में दम होगी तो फल तो लगेगा, और लगेगा तो ऐसा लगेगा कि जो कि शानदार, अपने को ऐसा लगे खाने में भी कि जैसे कि हमें कुछ नहीं होता है। और यदि आप जैसे आजकल दवाइयों से और कार्बेटों से जो पकाया हुआ जो केला और जो पपीता जो दिया जाता है, इससे बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? गेहूं में सल्फार डालेंगे और यदि गेहूं की गंध दूर नहीं होगी तो वो अपने पेट के अंदर तो पायजन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि नीम और करंज की पत्ती से मैंने मेरे खेत में 3 वर्ष से उक्ता रोग को दूर करने के लिए मैंने 1.5 किलो प्रति कुंटल की दर से बीज उपचारित किया। मैंने पहले तो नीम और करंज के पत्ते इकट्ठे किए, छाया में सुखाए, उनका पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद में सीटेड ड्रम में या मटके में उसका बीज उपचारित किया। पिछले वर्ष शुरू वर्ष में तो मेरे को 25% कमी आई, फिर दूसरे वर्ष में आधी से ज़्यादा, और तीसरे वर्ष से तो फिर उसमें उकटना ही बंद हो गया। जो जागरूक नहीं होगा, कहीं स्कूल बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा और उससे बच्चों को पूछोगे कि आप क्या करोगे तो वो बच्चा क्या बताएगा। इसलिए हमें भी रुचि रखना होगी। यदि दोनों की चॉइस होगी, वैज्ञानिक की और किसान की रुचि होगी, तो खेती में फसल अवश्य ही बढ़ेगी और आगे के लिए फ़ायदा भी मिलेगा। वो किसान का परिवार भी सुखी रहेगा और किसान भी सुखी रहेगा। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा।
पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।